Bismillahirrahmanirrahim. The chapter we are going to cover in this video is perinatal infections. Perinatal infections मतलब वो infections during pregnancy होती है. I'll just go through the chapter as I have been told by my seniors कि जो important है जिससे MCQ आ सकता है, क्योंकि इसमें से SCQ आना नहीं है. जो जिस चीज़ में से पैराग्राफ में से MCQ आ सकता है, I have gone through them. आप खुद if you want to go through the whole chapter you can. रुबेला का ये पता होना चाहिए कि रुबेला टोका वायरस की फैमिली से एंड ट्रांसमिट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और रुबेला का कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम जिसमें ट्रायंगल बनती है आई गेस डेफनेस की, और जो एक पूरी ट्रायंगल बनती है वो ही आनी चाहिए. कैटरैक्ट और ग्लाउकोमा और इस तरह एक और चीज़ होती है जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में आती है. सेंसरी न्यूरल डेफनेस, कंजेनिटल कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस और इंसेफेलाइटिस एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स. सो दिस इज कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम के फीचर्स. जो इम्पॉर्टेंट है ना वो सिफिलिस है. सिफिलिस जो कि ट्रिपोनेमा पैलिडम से फैलता है, उसकी स्क्रीनिंग. ट्रिपोनेमल स्क्रीनिंग जो है वो तो है ही है. एंटीनेटल स्क्रीनिंग विद प्रेग्नेंट वुमेन इट इज़ रिकमेंडेड इन द यूके. ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट की जाती हैं इसकी स्पेसिफिक में. नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट में वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबॉर्ट्री VDRL और प्लाज्मा रैपिड प्लाज्मा रेजेंट ये टेस्ट कराया जाता है. सबसे ज़्यादा पक्का डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना वो FDA ABS है. फ्लोरेसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी अब्जॉर्ब टेस्ट, ये बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ट्रिपोनेमा पैलिडम का. नहीं तो एंजाइम इम्यून एसेस और ट्रिपोनेमा पैलिडम हीमोग्लूटिनिन एसेस भी करा सकते हैं. और ये सारा चेकअप होता है सिफिलिस का है, पेरेंटल इन्फेक्शन का, जो कि लोअर एरिया ऑफ द बॉडी जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट का होता है. तो इट इज़ डन इन द डायग्नोसिस डन द जेनिटो यूरिनरी मेडिसिन क्लिनिक. इसकी मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो टेस्ट करके कंफर्म करें और फिर पेरेंटल पेनिसिलिन लगा दें उसे. पेनिसिलिन से वो ठीक हो जाएगी. और इन केस इफ़ द वुमन इज़ नॉट ट्रीटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हर बेबी शुड बी ट्रीटेड आफ्टर डिलीवरी. अनट्रीटेड बेबीज़ जो हैं अक्सर औकात उनमें डेवलपमेंटल डिले आ जाता है और सीजर्स और वो अक्सर फौत भी हो जाते हैं. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. चिकन पॉक्स वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस से फैलते हैं. इट्स अ हर्पीस वायरस ट्रांसमिट बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन डायरेक्ट पर्सनल कंटैक्ट. मैनेजमेंट कैसे करना है? तो खातून से पूछना है कभी उसकी ज़िंदगी में चिकन पॉक्स में, क्योंकि चिकन पॉक्स होना भी एक काइंड ऑफ इम्यूनिटी दे देता है. नहीं तो फिर कभी उसे वैक्सीन लगी है चिकन पॉक्स, या फिर यहाँ जैसे देखें आस्ट वेदर दे हैव हैड चिकन पॉक्स एट इनिशियल बुकिंग विजिट, या वैक्सीन लगी हुई या कुछ लगा हो. या फिर ये भी पूछना है कि आपका रिसेंटली किसी ऐसे खातून के साथ इंटरेक्शन तो नहीं हुआ है, आप बैठी तो नहीं 15 मिनट लगातार उसके सामने फेस टू फेस, जिस भी किसी को चिकन पॉक्स हुआ, किसी भी लड़की किसी लड़के किसी के सामने रूम में एक ही रूम में 15 मिनट लगातार फेस टू फेस आप बैठे हो, तो इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट कंटैक्ट चिकन पॉक्स हो सकता है. तो टेस्ट फॉर द इम्यूनिटी क्या आया? इम्यूनिटी है इम्यूनोग्लोबिन देखें, वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस के इम्यूनोग्लोबिन देखें कि इम्यूनिटी है उस खातून में कि नहीं. मैनेजमेंट ऑफ द नॉन इम्यून वुमन एक्सपोज टू चिकन पॉक्स, इसमें इम्यूनिटी कंफर्म नहीं है और सिग्निफिकेंट एक्सपोजर हो चुका हुआ है, तो उसको फ़ौरन वेरिसेला ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबिन बूस्टर डोज दे दें, क्योंकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं 72 आवर्स से लेकर 10 दिन तक. चिकन पॉक्स अगर हो गए हैं प्रेगनेंसी में तो उसे ऑरल एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज. और एसाइक्लोविर के साथ फिर फीटस में स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जो है वो नहीं होता अगर चिकन पॉक्स हो गए. इफेक्ट अकर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. अलबत्ता स्किन स्कारिंग एंड डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, आई डिफेक्ट्स, माइक्रोप्थेल्मिया, कोरियोरेटिनाइटिस, कैटरैक्ट, हाइपोप्लेजिया ऑफ द लिम्स, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज, माइक्रोसेफली, कॉर्टिकल एट्रोफी, मेंटल रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्फंक्शन ऑफ द बाउल एंड ब्लैडर स्फिंक्टर्स, ये मसले होते हैं. मटरनल इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर टाइम ऑफ द डिलीवरी पे उसे इन्फेक्शन है तो बच्चे को डिलीवर करें और फिर उसे जाकर ट्रीट करें. अगर बच्चा डिलीवर वंस द न्यूनेटल बच्चा डिलीवर हुआ और आप देखते हैं बच्चे में भी इन्फेक्शन है, वंस द न्यूनेटल चिकन पॉक्स हैज़ डेवलप्ड, तो फिर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है. फॉलोइंग प्राइमरी इन्फेक्शन अक्सर जो है वायरस नर्व रूट में जाकर बैठ जाता है और फिर कुछ सालों बाद दोबारा एक्टिवेट होता है. एंड कॉजेज वेस्कुलर एरिथेमेटस, स्किन रैश एंड डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ नोन एज हर्पेस ज़ोस्टर और शिंगल्स. नेक्स्ट पार्वोवायरस. पार्वोवायरस का ये याद होना चाहिए कि B19 वायरस है और इसमें स्लैप चीक सिंड्रोम होता है. कैरेक्टरिस्टिक रैश निकलता है स्लैप चीक सिंड्रोम. हर्पीज़ 1 और 2 दोनों होते हैं. जो 1 है वो ऊपर वाले पोर्शन लाइक फेस ओरोलेबियल इन्फेक्शन कॉज करता है, वेस्ट से ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है. और जो 2 है वो जेनिटल हर्पीज़ वेस्ट से नीचे इन्फेक्शन कॉज करता है. इट्स मोस्ट कॉमन अल्सरेटिव सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. कोई अल्सरेटिव डिजीज़ जो मोस्ट कॉमन है वो हर्पीज़ है.
इसको अब मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट में एक तो कंफर्म कराएंगे, पीसीआर करके कंफर्म कराएंगे, फिर एसाइक्लोविर यूज़ करेंगे 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे। प्राइमरी इन्फेक्शन में, सेकेंडरी इन्फेक्शन, दोनों रिकरेंट इन्फेक्शन में अपने एसाइक्लोविर ही देनी है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, नॉर्मल वजाइनल कमेंसल्स में होते ही होते हैं, एंड उनकी ट्रांसमिशन बच्चे को तभी मसला करती है जब मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं अंटिल डिलीवरी। इसका इट इज़ रिकगनाइज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ द स्वीयरली ऑनसेट, अर्ली ऑनसेट जो है इसका बहुत स्वीयर होता है। स्क्रीनिंग करते हैं इसकी, जो कि कॉमनली होती नहीं, इसलिए कहा हुआ है कि इसकी इट्स नॉट कैरिड कॉमनली। क्लिनिकल फीचर्स में यू विल सी के मदर्स वॉन्ट बी हैविंग सिम्टम्स of group B streptococcus. Why? Because it's normal commensal there na vagina में. An infected neonate may demonstrate signs of neonatal sepsis, sudden collapse, tachycardia, nasal flaring, poor tone, jaundice. एंटीनेटल क्या करेंगे उसकी मैनेजमेंट? एंटीनेटल ये कि इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देंगे बिकॉज इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट डज नॉट रिड्यूस द लाइवलीहुड ऑफ GBS कोलोनाइजेशन द टाइम ऑफ डिलीवरी। हाँ, इंट्रापार्टम ये कर सकते हैं कि तब एंटीबायोटिक दें, इफ़ इट इज़ ड्यूरिंग द लेबर तो तब एंटीबायोटिक्स दें, पेनिसिलिन या क्लिंडामाइसिन। और इफ़ द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इज डिटेक्टेड तो इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर न्यूनेटल डिजीज़। आपको रिस्क फैक्टर्स क्या हैं रिक्वायरिंग प्रोफिलैक्सिस ऑफ GBS, उसकी एंटीबायोटिक्स देने के, इंट्रापार्टम फीवर, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ग्रेटर देन 18 आवर्स और उसको दर्द नहीं लगी, प्रीमेच्योरिटी अनलेस 37 वीक्स, प्रीवियस इन्फेंट विद GBS, इंसिडेंटल डिटेक्शन ऑफ GBS इन करंट प्रेगनेंसी या GBS बैक्टीरियूरिया। कोई इस तरह का अच्छा एविडेंस नहीं है तो ये सपोर्ट करे कि ऐवी ही फजूल में एंटीबायोटिक दे दी जाए प्रोफिलैक्सिस टू द वुमन जिसको प्रीवियसली लेट्स सपोज उसे GBS इन्फेक्शन हुआ था, तो ज़रूरी तो नहीं है नेक्स्ट टाइम भी उसे एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जस्ट बिकॉज एज्यूम करते हुए कि पहले ही हुआ था तो दोबारा GBS हो सकता है। तो सपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस द वुमन हूम GBS कैरेज वाज डिटेक्टेड इन प्रीवियस प्रेगनेंसी। अगर अंडर अनलेस कोरियोमाइटिस इज सस्पेक्टेड तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दें। उन ख़वातीन का जिनका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन पहले से ही लिखा गया है उनकी फाइल पे कि इनका सिजेरियन सेक्शन होना, तो फिर उनको तो एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे में तभी फैलता है जब वो वजाइनल क्लास कनाल से पास हो। तो नहीं पास करा वजाइन उसकी सिजेरियन डिलीवरी हो रही है तो उसमें कोई इशू नहीं होता, उसको एंटीबायोटिक कोर्स चाहिए भी नहीं होता। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस में ये तो राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, सेक्शुअल कंडक्ट से फैलता है, IV ड्रग यूज़ जो करते हैं उनसे उन लोगों को फैलता है। तमाम ख़वातीन की HIV स्क्रीनिंग होती है और लेकिन इसकी जो रिपोर्टिंग है इसकी सब कुछ वो बड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी और सपोर्ट के साथ करनी चाहिए। क्लिनिकल फीचर्स तो HIV के पता ही हैं कि HIV का वायरस आए और उसके सिम्टम्स प्रेजेंट हो, उसमें इट कैन टेक एज लॉन्ग एज 17 ईयर्स। मैनेज इस तरह करना है कि मदर से चाइल्ड में हो सकता है जिस रिलेटेड मटरनल प्लाज्मा वायरल लोड, ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर्स एंड इंस्टेंट फीडिंग, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दें, हार्ट थेरेपी, इंट्रापार्टम टू द मदर और सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करें विद प्रेजेंस ऑफ हाई वायरल लोड। अगर हाई वायरल लोड है मामा तो सी सेक्शन कर दें और ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड किया जाए और एज अ थायोप्यूरिन दें। हार्ट थेरेपी तो करनी ही करनी है। हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग का पूछा हुआ है, उसको क्या स्क्रीन करेंगे? हेपेटाइटिस क्या ई एंटीजन जो ट्रांसमिसिबिलिटी एंटीजन है और हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन इट इज़ 22 टाइम्स मोर लाइकली टू जिन ख़वातीन में या जो लोग क्रॉनिक कैरियर्स होते हैं द कैरियर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो 22 दफ़ा ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि उन्हें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो और वो डिफेक्ट में जाए। मैनेजमेंट जो ख़वातीन स्क्रीन हो गई हैं उनको चाहिए कि हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाए फॉर मॉनिटरिंग एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का उन्हें पता हो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट जो है बच्चे में IG इम्यूनोग्लोबिन और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। पैसिव इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरस ट्रांसमिटेड टू द बेबी फ्रॉम द कंटैक्ट विद द ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी। तो बच्चे को नहीं लगता, बच्चे को हम फ़ौरन जो है IgG इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड कर देते हैं। द एक्टिव वैक्सीन प्रोवाइड्स ऑनगोइंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट। अब हम लोगों ने एक पैसिव दिया इम्यूनोग्लोबिन, एक वैक्सीन दिया। इम्यूनोग्लोबिन इसलिए दिया क्योंकि जो ब्लड से या जो वजाइनल क्लास से डिलीवर होकर आया है वो उसको हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन से बीमारी ना हो, और वैक्सीन हम लोगों ने इसलिए दी है कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर इन द हाउस होल्ड अगर हो तो तब भी उसमें प्रोटेक्शन हो। इट इज़ गिवन एट बर्थ एंड 1 month and 6 months of age। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।